हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि बेसिक सा प्रोग्राम है जिसमें दो नंबर का सम हमें प्रिंट करना है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग अलग अलग डिफरेंट मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल से क्रिएट कर सकते हैं। तो जितनी सी लैंग्वेज अभी तक हम लोगों ने सीखी है प्रीवियस 10 या 12 क्लास में, तो उसके बेसिस पे ही हम लोग इस प्रोग्राम को क्रिएट करने वाले हैं। बाकी जो रिमेनिंग मेथड्स हैं उनके बारे में जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे, बाद में आप ऑलरेडी क्वेश्चंस करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल आज का बेसिक जो मेथड फर्स्ट है, उसमें मैं 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। एक मैंने कर लिया a, सेकंड वेरिएबल मैंने यहां डिक्लेयर कर लिया b, और थर्ड इंटीजर वेरिएबल ले लिया c। अब यहाँ जो a वेरिएबल है इसके अंदर मैं फर्स्ट नंबर को स्टोर करूंगा, सेकंड वेरिएबल b के अंदर मैं सेकंड नंबर को स्टोर करूंगा, और थर्ड वेरिएबल जो c है इसके अंदर मैं फर्स्ट दो नंबर का सम स्टोर करने वाला हूं। अब मैं a को वैल्यू इनिशियलाइज कर लेता हूं, तो मैंने a को दे दिया सपोज 5 और b के अंदर मैंने स्टोर कर दिया सपोज 10। अब यहां पर जो c के अंदर वो आएगा सम, वो क्या आएगा, a और b सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जो वैल्यू होगी वो c के अंदर स्टोर हो जाती है। अब मैं c की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो c क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा हमारा c के लिए, %d हो जाएगा। अब कॉमा, अब किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, c की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं इसको रन कर लेता हूं। तो रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल F9 का यूज करना होगा। तो मैं जैसे कंट्रोल F9 करता हूं, देखिए दोनों नंबर का सम हमारा प्रिंट हो जाता है। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए पहला जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो क्या हो गया, a नाम से एक वेरिएबल हो गया। तो यानी कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी सेल का नाम होता है। तो हमने एक मेमोरी सेल a डिक्लेयर कर दिया। फिर सेकंड मेमोरी सेल क्या बनना है हमारा, b नाम से बनना है, तो एक और मेमोरी सेल बनेगा जिसका नाम हो जाएगा b। थर्ड मेमोरी सेल c है, यानी कि वेरिएबल है तो वेरिएबल मेमोरी सेल होता है। थर्ड मेमोरी सेल हमारा बन गया c। अब a असाइनमेंट 5, इसका मतलब क्या होता है, देखिए a असाइनमेंट 5। अब यहाँ इक्वल, जो सिंपली हम लोग इक्वल बोलते हैं, तो फिलहाल ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका काम क्या होता है, देखिए ऑपरेटर मींस होता है सिंबल। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले किसी ऑपरेंड या वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो a असाइनमेंट 5 का मतलब हुआ a के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 5, तो a के अंदर 5 स्टोर हो गया। ऐसे b असाइनमेंट 10 का मतलब क्या हो गया कि जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को b के अंदर स्टोर करेगा, तो b मेमोरी सेल के अंदर 10 आ गया। ऐसे यहां पे हमने लिखा c इक्वल a प्लस b। तो यहां पर क्या होता है, देखिए ये पहले पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेता है। जब एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाती, जो फाइनल आंसर आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर किसके अंदर स्टोर करेगा, c के अंदर। तो अब a के अंदर कौन सी वैल्यू है, 5, और प्लस b के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10। अब इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 15। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करेगा, 15 को स्टोर कर देगा c के अंदर। अब c के अंदर आ गया 15। अब हमारा जो सम है वो किसके अंदर, इन दोनों का प्रिंट हो रहा है, c के अंदर हो रहा है, यानी कि a और b का सम जा रहा है c में। तो हमें वैल्यू प्रिंट करनी, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, c की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अब c के अंदर कौन सी वैल्यू थी, 15, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 15 आउटपुट आ जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, देखिए तो आउटपुट आता है 15। अब ये 15 क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही। 15 दो नंबर्स का सम है, एडिशन है, फिलहाल कोई मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, कोई डिवीजन है, क्या है कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। तो हम यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज लिख सकते हैं। तो मैं मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे लिखने वाला हूं। मैंने लिखा सम ऑफ टू नंबर्स। अब डबल कोट्स के अंदर हम लोग जैसा लिखते हैं सेम वैसा ही प्रिंट हो जाता है। यहाँ कुछ भी मैं लिख सकता हूं, जो लिखूंगा सेम एग्जैक्टली वही हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे। फिर उसके बाद में क्या प्रिंट होगा, इसके आगे %d। तो जहां पे %d हमारा पेस्ट होता है
ठीक उसी जगह पे इस वेरिएबल c की वैल्यू प्रिंट होती है। तो परसेंट डी हमारा इक्वल के बाद है, तो इसलिए c की वैल्यू इक्वल के बाद प्रिंट होगी। ठीक ऐसे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 15। अब मेनली जो वैल्यू प्रिंट होती है वो कहां पे होती है, जहां परसेंट डी लगा होता है वहां। अगर परसेंट डी मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया तो स्टार्टिंग में परसेंट डी है, इसका मतलब जो सी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जहां परसेंट डी होगी वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो परसेंट डी स्टार्टिंग में है तो 15 हमारा स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद आएगा सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल। तो देखिए ये हो रहा है 15 स्टार्टिंग में आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल। अब हमें ध्यान ये रखना है कि परसेंट डी लगेगा कहां। अगर मैंने परसेंट डी 2 से पहले यहां लगा दिया तो अब आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ परसेंट डी मींस किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो सी के अंदर क्या है 15, तो सम ऑफ 15 टू नंबर्स इक्वल, तो आउटपुट अब ये आएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि देखिए परसेंट डी किस जगह पे यूज होगा। तो परसेंट डी अगर हम इस जगह पे लगाते हैं तो शायद ये हमारा सबसे अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो अब हमारा आउटपुट आएगा सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 15। तो फिलहाल जो ये मैसेज है ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं हमारे इस प्रोग्राम की डिमांड भी नहीं है, लेकिन हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यूजर के लिए, यूजर फ्रेंडली, यानी कि प्रोग्राम जो यूजर है उसको इजीली हमारा प्रोग्राम अंडरस्टैंड हो जाए, तभी हमारा प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली बनता है। तो मैंने एक मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट जो मेथड हुआ वो ये मेथड हो गया। तो यानी कि हम दो नंबर के सम को इस मेथड के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंज करने वाला हूं तो इसलिए मैं मेथड 2 इसको डिक्लेयर करूंगा। अब आप देखिए यहां पर हमने क्या काम किया, पहले देखिएगा मैंने 3 मेमोरी सेल्स यानी कि 3 वेरिएबल बना लिए, देन उसके अंदर वैल्यू को असाइन किया। तो अगर हम चाहें जो 3 वेरिएबल में अलग अलग लाइन पे ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूं, इन्हीं वेरिएबल को एक कॉमन लाइन पे मैं इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकता हूं, ए बी कॉमा सी। हमारे 3 वेरिएबल सेम लाइन पे डिक्लेयर हो जाएंगे। इसके बाद अब हमको इस तरीके से डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ इंट क्या हो गया, हमारा कॉमन डेटा टाइप हो गया जो ए बी और सी तीनों के लिए कॉमन होता है। तो ए बी सी 3 वेरिएबल हो गए और तीनों को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, कॉमा कर रहा है। तो अब एक साथ हमारे 3 मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मेथड नंबर 2 है, देखिए मैं प्रोग्राम रन करता हूं, जो भी प्रोग्राम हमारा आउटपुट जनरेट कर देता है, रन हो जाता है, तो उसका मतलब हमें यह समझना होता है कि वो जो टेक्निक है जो हमने अप्लाई कर रखा है वो वैलिड है, यानी कि वो चलता है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें 3 अलग अलग लाइंस पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो जैसे अभी हमने कर रखा है सेम लाइन पे हम एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये होती है या कंडीशन ये होती है कि जो भी 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल या 10 वेरिएबल में डिक्लेयर करने वाला हूं कॉमन लाइन पे, उसका डेटा टाइप एक होना चाहिए। यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते सेम लाइन पे कि एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ए डिक्लेयर कर ले, फिर दूसरा वेरिएबल बी कैरेक्टर टाइप का हो, फिर तीसरा वेरिएबल फ्लोट टाइप का सी हो। तो उसके लिए हमें 3 अलग अलग लाइंस पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना ही करना होगा। लेकिन अगर एक कॉमन डेटा टाइप है तो फिर हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। अब हम थर्ड मेथड की बात करने, देखिए एक और तरीका हो सकता है, हम इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने जहां पर a डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू 5 यहां मेंशन कर दी, यानी कि a में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम लाइन पे हो गया है। ऐसे b को हमें डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है, तो b के अंदर मैंने रख दिया 10, तो b को हम ऐसे जहां हमारा डिक्लेयर हुआ वेरिएबल सेम मोमेंट पे मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया। थर्ड जो वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का c है, तो इसके अंदर मैं क्या काम करूंगा, a प्लस b का सम स्टोर कर दूंगा। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसे भी क्रिएट हो सकता है। तो ये मेथड थर्ड है। देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेथड भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस मेथड के थ्रू भी 2 नंबर के सम को हम लोग प्रिंट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट मेथड में 4th नंबर यूज करता हूं। तो यहां पे मैंने क्या काम किया, सेम लाइन पे मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दूं। अभी क्या किया मैंने, एक लाइन पे a को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया है, सेकंड लाइन पे b को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा है, थर्ड लाइन पे c को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा है। अब मैं क्या चाहता हूं, कॉमन लाइन पे a और b और c तीनों डिक्लेयर भी हो जाएं, इनिशियलाइज भी हो जाएं। तो हम ऐसे कर पाएंगे इसको, a के अंदर 5 आ गया, b के अंदर 10 आ गया, कॉमा c के अंदर क्या हो जाएगा, a और b का सम। तो ये मेथड नंबर 4 है। देखिए
ये प्रोग्राम भी हमारा वैलिड है, ये रन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे इंटीजर क्या हो गया, हमारा कॉमन डेटा टाइप हो गया। ए बी सी हमारे 3 वेरिएबल होते हैं। तो मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, देखिए प्रोग्राम रन हो जाता है। तो इसलिए ये मेथड भी वैलिड होगा। तो अगर हम चाहें तो इस प्रोग्राम को इस मेथड से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वेरिएबल नंबर मेथड नंबर फिफ्थ यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, देखिए अब इस मेथड में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। जैसे सपोज अब हमें क्या काम करना है, हमें 5 और 10 का सम फाइंड आउट करना था। तो हमारा ये टेक्निक थी। अगर मुझे 50 और 10 का सम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या काम करूंगा, प्रोग्राम में a की वैल्यू चेंज करूंगा, 50 कर दूंगा और b की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये 50 और 10 यानी कि इसका सम फाइंड आउट कर लेगा, 60 हो जा रहा है हमारा, आराम से प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर मेरे को 100 और 50 का सम करना है तो फिर मुझे ऐसे चेंज करना होगा। यानी कि जब भी मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं नंबर्स में तो हमें प्रोग्राम की कोडिंग बदलनी पड़ रही है। लेकिन कभी भी आपने देखा हो क्या, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म के टिकट काउंटर पे हम लोग खड़े हो और वहां पे एक टिकट जनरेट होता हो, तो फर्स्ट वाला सपोज लखनऊ से कानपुर का टिकट हमें जनरेट करना है तो उसकी कोडिंग कुछ और हो। नेक्स्ट टाइम पे मुझे लखनऊ से फिर बरेली का टिकट जनरेट करना है तो उसकी कोडिंग कुछ और हो। भाई प्रोग्राम एक कॉमन होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का टिकट सेम प्रोग्राम से जनरेट करते हैं। वहां तो वो बंदा बोलता नहीं है कि जो एम्प्लॉय बैठा होता है कि सॉरी मैम या सॉरी सर, पहले मैं कोडिंग में कुछ चेंज कर दूं देन मैं आपके टिकट जनरेट करूंगा। तो फिलहाल कुछ हमारे में क्या हो रहा है, देखिए जब भी मैं 2 अलग अलग नंबर ले रहा हूं तो मुझे तो भाई चेंज करना पड़ रहा है। तो इसलिए अभी भी हमारे प्रोग्राम में वो क्वालिटी नहीं आई है जिसे हम अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम एक बार बने और वो किसी भी 2 नंबर का फाइंड आउट सम कर ले। तो उसके लिए हम प्रोग्राम में कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगे, चेंज करेंगे। तो मेथड नंबर 5 हमारा इसी पे बेस्ड होने वाला है। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखिए 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ए बी एंड सी। तो 3 वेरिएबल मैंने सेम लाइन पे यहां डिक्लेयर कर दिया है। अब डिक्लेयर करने के बाद मैं इनको जो वैल्यू देने वाला हूं वो वैल्यू मैं यूजर के थ्रू इनपुट करने वाला हूं। तो यूजर से थ्रू इनपुट करने के लिए मैं यहां एक मीनिंगफुल मैसेज लिख देता हूं। प्रिंटफ मैंने लिखा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। हमने फर्स्ट नंबर यूजर से मैसेज दे दिया कि आपको पहला नंबर इनपुट करना है। अब प्रिंटफ हमारा आउटपुट फंक्शन होता है और जो स्कैनफ होता है वो क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है। तो अब मैं यहाँ पे स्कैनफ मेथड यूज करूंगा, इसके थ्रू हमें वैल्यू इनपुट करनी है। और कैसी वैल्यू इनपुट करनी है, हमें जो वैल्यू इनपुट करनी है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करनी। तो इंटीजर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, फिर कॉमा। अब जो वैल्यू जाएगी किसके एड्रेस पे जाएगी, एड्रेस ऑफ ए पे जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट नंबर स्टोर होगा वो जाएगा एड्रेस ऑफ ए पे। ऐसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेंगे। तो अब हमें सेकंड नंबर स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर हमने इनपुट करा, अब वो कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ बी पे। अब सी के अंदर क्या आने वाला है, इन दोनों का सम, तो a प्लस बी। अब आप देखिए, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने पे क्या होता है, देखिए प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिया 12, प्लीज एंटर सेकंड नंबर मैंने ले लिया 34। अब इन दोनों का सम देखिए, हमारा प्रोग्राम आउटपुट एग्जैक्ट सही देता है। अब इसी तरीके से अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए प्रोग्राम रन हुआ। अब की बार मैं 100 यहाँ इनपुट कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर के अंदर और 200 करता हूँ सेकंड नंबर के अंदर। तो देखिए हमारा प्रोग्राम का सम फाइंड आउट होता है। तो अब मुझे जब भी 2 नंबर में इनपुट कर रहा हूं तो प्रोग्राम में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल ये मेथड हमारा प्रीवियस मेथड से थोड़ा सा बेटर माना जाएगा। अब हम इसको समझ लेते हैं, देखिए कैसे क्या काम कर रहा है प्रोग्राम हमारा। तो फिलहाल अगर मैं इस लाइन पे आता हूं तो यहाँ पे क्या है, 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमारे डिक्लेयर हो रहे हैं। तो 3 मेमोरी सेल हमारे डिक्लेयर हो जाएंगे मेमोरी में। तो फर्स्ट आ गया ए, सेकेंड मेमोरी सेल का नाम है बी, तो हमने ये बी मेमोरी सेल यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। और थर्ड वेरिएबल हमारा है सी, तो मैंने थर्ड डिक्लेयर कर लिया। अब आउटपुट लाइन पे मेरे लिए मैसेज क्या आएगा, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। प्लीज आपको पहला नंबर इनपुट करना है। इमेजिनेशन कर लीजिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया 15। अब ये 15 किसके अंदर स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ ए। यानी कि जो हमारा स्कैनर फंक्शन है ये इनपुट फंक्शन है। ये क्या काम करेगा, जो वैल्यू अभी अभी यूजर ने इनपुट करा है 15, इस वैल्यू को एड्रेस ऑफ
ए पे पहुंचा देगा। एम्परसेंड मींस होता है एड्रेस ऑफ ए, तो ए के एड्रेस पे यानी कि मेमोरी में जहां पर ए डिक्लेयर हुआ है उसके एड्रेस पे हमारा ये वैल्यू इनपुट हो जाती है। यानी कि एड्रेस मतलब एक मेमोरी सेल जो है उसके अंदर 15 स्टोर हो जाता है। तो यहां हम जो भी इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे वही वैल्यू स्कैनफ ए के एड्रेस पे इनपुट कर देता है। तो अगर मैंने यहाँ 15 लिखा है तो हमारा मेमोरी सेल के अंदर बैकग्राउंड में 15 जाएगा। अगर मैं यहाँ 25 लिखूंगा तो फिर ए के अंदर 25 जाने वाला है। अब ये स्कैनफ उस वैल्यू को किस वेरिएबल के अंदर भेजेगा ये यहाँ पे मेंशन होता है। अगर हमने यहाँ ए लिखा है तो वो वैल्यू ए के अंदर इनपुट होगी। अगर मैं यहाँ बी लिखूंगा तो जो वैल्यू यूजर दे रहा है वो बी के अंदर स्टोर होगा। अगर मैं यहाँ पे सी दूंगा तो वो वैल्यू सी के अंदर स्टोर होगा। अब इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं एन लिख दूं तो क्या होने वाला है। भाई एन नाम से तो मेमोरी सेल आपने क्रिएट करा ही नहीं है, मेमोरी बनाया ही नहीं है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो इसलिए आप एन नहीं लिख सकते हो। जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पे दिए हैं वही वेरिएबल में से कोई एक यहाँ हो सकता है। लेकिन लॉजिक क्या है हमारे प्रोग्राम का, फर्स्ट नंबर हम ए को देने वाले थे, सेकेंड नंबर बी को, थर्ड जो है दोनों का सम वो सी को देने वाले थे। तो इसलिए पहला नंबर हम ए के अंदर ही इनपुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर ए में आ गया। फिर मैसेज आएगा प्लीज एंटर सेकेंड नंबर। तो मान लीजिए मैंने इमेजिनेशन कर लीजिए 20 रखा। अब ये 20 कहां पे जाएगा, एड्रेस ऑफ बी पे, तो बी के अंदर आ गया 20। अब ये तो यूजर ने इनपुट करा। अब हम हमारा सी जो है वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। सी के अंदर क्या जाएगा, ए प्लस बी का सम। तो ए क्या है 15 है, बी के अंदर क्या है 20, तो सी के अंदर क्या जाएगा ए प्लस बी का सम। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो सी पे जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 35 आएगा। अब सी के अंदर क्या जाएगा 35 जाएगा। अब हमको यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स, तो सम किसके अंदर है, सी के अंदर, तो सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सी की वैल्यू क्या है 35। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाने वाला है 35 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे a लिखूंगा तो a के अंदर क्या है 15, तब उस केस में 15 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे b लिख दूंगा तो b के अंदर क्या है 20, तो हमारा 20 प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे ध्यान ये रखना है कि तीन वेरिएबल में से सम किसके अंदर है, c के अंदर है। तो अगर मैं c लिखूंगा तो 35 हमारा प्रिंट होता है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए कि अगर हम लोग प्रोग्राम हमने चलाया प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने लिखा 15, ये जाएगा एड्रेस ऑफ ए पे। सेकेंड नंबर मैंने लिखा 20, ये जाएगा एड्रेस ऑफ बी पे। अब सी के अंदर क्या पहुंचा होगा 15 प्लस 20 यानी कि 35। अब क्या आएगा सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 35। तो यहां पर देखिए तो हम लोग इस तरीके से अलग अलग लाइन पे यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड में सीखने वाले हैं कि हमने यहाँ पे जो दो इनपुट करे हैं इंटीजर नंबर, टू डिफरेंट लाइंस पे करे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि सेम लाइन पे या सेम लाइन पर, एक ही लाइन पर हम लोग इन दोनों नंबर को इनपुट करें तो कैसे होगा देखिए। तो मैं यहां लिखूंगा प्लीज एंटर टू नंबर्स। तो मैंने यहां पे लिखा प्लीज एंटर टू नंबर्स, ये एक मेथड आ जाएगा हमारा। अब हम अलग अलग लाइन पे इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो यहां मुझे दो इंटीजर नंबर इनपुट करने, तो मैं क्या करूंगा 2% डी लगाऊंगा। भाई मुझे दो इंटीजर करने तो 2% डी, तीन इंटीजर वैल्यू इनपुट करने होते 3% डी। तो फर्स्ट नंबर कहां जाएगा एड्रेस ऑफ ए पे, जो सेकंड नंबर होगा वो कहां जाएगा एड्रेस ऑफ बी पे जाएगा, फिर नेक्स्ट भी यहां आ जाएगा। तो अब हमारा ये मेथड क्या है, यहां पर हम दो इंटीजर वैल्यू को सेम लाइन पर इनपुट कर रहे हैं। अब आप देखिए प्रोग्राम हम रन करेंगे। तो मैंने लिखा प्लीज एंटर टू नंबर्स, फर्स्ट ले लिया 15, अब सेकंड लिया नंबर, मान लीजिए मैंने 20 ले लिया, 15 20। अब मैं इसको इनपुट करता हूं, ठीक है। तो इंटर मैंने करा यहाँ पे बटन, तो देखिए हमारा आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैंने 15 और 20 तो मान लिया, चलिए मैंने माना कि भाई फर्स्ट नंबर 15 होगा, सेकेंड नंबर 20 होगा, लेकिन मैंने दोनों नंबर के बीच में गैप नहीं रखा है, जिस कारण हमारे कंपाइलर ने इस नंबर को रीड कर लिया 1520। अभी भी वो सेकंड नंबर का आपका इनपुट करने का वेट कर रहा है। जब तक आप उस सेकंड नंबर को इनपुट नहीं करेंगे तब तक आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो अब मैं सेकंड नंबर लिखने वाला हूं 1। तो अब ए के अंदर क्या गया होगा 1520, बी के अंदर आएगा 1, अब सी के अंदर क्या आएगा 1521 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी मैं दो नंबर इनपुट करूंगा सेम लाइन पे या दो से ज्यादा करूंगा, तो हर नंबर के बाद में एक स्पेस होना
कंपलसरी होता है। तो देखिए मैं दोबारा प्रोग्राम रन कर रहा हूं, तो इस बार मैंने 15 दिया फर्स्ट नंबर को और 20 रख लिया सेकंड। तो दोनों के बीच में देखिए मैंने एक गैप दे दिया। अब 15 किसके जाएगा अंदर, एड्रेस ऑफ ए पे, 20 कहां जाएगा, एड्रेस ऑफ बी पे। तो सी के अंदर क्या जाएगा, दोनों का सम यानी कि 35। अब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए 35 आ गया। तो हमें ध्यान ये रखना है, जब सेम लाइन पे हम लोग एक से ज्यादा नंबर स्टोर करते हैं तो हर नंबर के बाद में एक स्पेस हमें यूज करना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखने वाली बात है, जैसे मैसेज आया प्लीज एंटर 2 नंबर्स। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब तक हमने मान लीजिए 2 नंबर इनपुट करने, अगर मैं 1 नंबर इनपुट कर रहा हूं तो जब तक मैं सेकंड नंबर इनपुट नहीं करता तो मेरे को आउटपुट नहीं मिलता। कुछ ऐसा हम लोग काम करें कि नंबर मुझे 2 इनपुट करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर इनपुट कर लेता हूं 4 या 5। मैंने 5 नंबर इनपुट कर लिया। अब होने वाला क्या है, मतलब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यूजर से कहा जाए 2 नंबर इनपुट करने को और वो 2 से ज्यादा नंबर इनपुट कर दे, तो ऐसे में कौन से 2 नंबर हमारे ए और बी के अंदर स्टोर होने वाले हैं। तो होता क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर 10 किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर। सेकेंड नंबर 20 किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर। भाई उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, उसके बाद चाहे आप जितने भी नंबर इनपुट करेंगे वो सारे इग्नोर हो जाते हैं। यानी कि 30, 40 और 50 हमसे कोई मतलब नहीं, कंपाइलर से कोई मतलब नहीं है। वो केवल फर्स्ट 2 नंबर्स इनपुट कर लेगा, उसके बाद बाकी नंबर वो इग्नोर कर देता है। तो इसलिए अननेसेसरी हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अभी सम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, बस काम खत्म। तो इसलिए वो केवल पहले 2 नंबर रीड करेगा, उसके बाद रिमेनिंग कोई भी नंबर रीड नहीं करता है। तो अब इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी भी प्रोग्राम में थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इस बात का है, देखिए पहला नंबर मैंने इनपुट करा 2.1, सेकेंड नंबर में इनपुट करता हूं 5.6। भाई यूजर है, यूजर जरूरी थोड़ी होता है कि हर बार जो नंबर आप चाहो इंटीजर वैसे ही इनपुट करेगा। हमारा यूजर तो कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है। तो अगर 2.1 और 5.6 का मुझे सम चाहिए तो आ क्या रहा है, देखिए गलत आंसर आ गया। अब ये क्या हो गया, रन टाइम एरर हो गई हमारी। ये जरूरी नहीं कि प्रोग्राम रन होता है तो उसमें कोई एरर नहीं होती है। कई बार प्रोग्राम रन होता है लेकिन आंसर गलत आते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। तो ये रन टाइम एरर कहलाता है। तो अब देखिए 2.1 और 5.6 इन दोनों का सम क्या इतना आता है जितना दिखाई दे रहा है, तो नहीं आता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी हमारा प्रोग्राम में एरर है। हमारा यूजर अगर इंटीजर टाइप वैल्यू इनपुट करेगा तब तो प्रोग्राम सही है, लेकिन अगर यूजर फ्रैक्शनल वैल्यू या रियल वैल्यू या पॉइंट वैल्यू इनपुट करेगा तो हमारा प्रोग्राम गलत आंसर दे रहा है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, प्रोग्राम तो आप बना रहे हो तो किसी भी तरीके की वैल्यू को आंसर हमें दे और एग्जैक्ट दे। तो अब हम इस प्रोग्राम में कुछ और चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, मैं मेथड नंबर 7 में उसको बताने वाला हूं। तो हमारा फ्लोटिंग का गलत आंसर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेता हूँ फ्लोट। अब हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप होता है ये इंटीजर प्लस फ्लोटिंग दोनों तरीके की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब क्यों करता है, देखिए जो फ्लोट डेटा टाइप होता है उसका जो साइज है वो है 4 बाइट और जो इंट होता है उसका साइज होता है 2 बाइट। अब मान लीजिए आप कुछ एग्जांपल ये समझ लो, अगर 4 किलो का कोई बैग होगा तो उसमें 2 किलो वाला सामान तो आ जाएगा ना, और 2 किलो का बैग इंटीजर है, उसके अंदर 4 किलो वाला सामान फ्लोट को थोड़ी स्टोर कर पाएंगे हम। तो इसलिए बड़ा जो डेटा टाइप होता है वो छोटी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, लेकिन छोटा डेटा टाइप बड़ी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता है। तो इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट। तो इंटीजर अपने अंदर तो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो छोटा है, लेकिन फ्लोट अपने अंदर इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो फिलहाल हमने फ्लोट लिया, तो यहाँ पे प्लीज एंटर 2 नंबर्स आया। फ्लोट लिया तो परसेंट जो डी है कन्वर्जन स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्लोट के लिए होता %f, तो यहां लग जाएगा %f। अब प्रिंट भी करने तो सी भी क्या है, फ्लोट टाइप का है, तो ये हो जाएगा %f। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए 2.1 हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, 5.6 हमारा सेकेंड नंबर हो गया। अब दोनों को सम करेंगे तो देखिए ये आता है 7.7005 टाइम्स। तो फिलहाल यहां पर क्या है, देखिए जो बाय डिफॉल्ट हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है वो पॉइंट के 6 प्लेस तक वैल्यू को आपको देता है, तो उसी कारण ये 6 प्लेस तक वैल्यू आया है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 15 फर्स्ट नंबर हो गया, 20 सेकेंड नंबर हो गया, तो देखिए अभी भी 35.00 आया, यानी कि आंसर मेरा सही है। तो मैंने इंटीजर वैल्यू इनपुट करी
तो आंसर मेरे को सही मिल रहा है, और अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करता हूं तो तब भी मुझे आंसर सही मिलता है। लेकिन जो आंसर आ रहा है वो कितने प्लेस तक आ रहा है, देखिए 2.1 5.6, तो ये आ रहा है पॉइंट के 6 प्लेस तक। मैं चाहता हूं पॉइंट के 2 प्लेस तक केवल आंसर आए, तो हमें क्या काम करना होगा, जहां हम प्रिंट कर रहे हैं उस जगह पे 0.2f। तो 0.2f का मतलब क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये पॉइंट के 2 प्लेस तक हमें आंसर देगा। तो मैं ये कर रहा हूं, देखिए 2.1 5.6, तो देखिए पॉइंट के 2 प्लेस तक आंसर आ गया। अगर पॉइंट के 3 प्लेस तक मुझे आंसर चाहिए तो यहाँ 0.3f कर दीजिए आप। तो मैंने ये लिखा 2.1 5.6, तो 3 प्लेस तक देखिए आंसर आ गया। ऐसे अगर मुझे चाहिए कि भाई 1 प्लेस तक आंसर आए तो 0.1f कर लीजिए आप, तो 2.1 5.6, तो देखिए 1 प्लेस तक आ गया। और मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद आए ही ना, तो यहाँ पे खाली सिंपली पॉइंट f लगा दीजिए, तो ये केवल उसके पॉइंट से पहले तक की वैल्यू दे बताएगा 2.1 5.6। तो अब आप देखिए केवल सिंपली क्या आ गया, 5 इंटीजर उसने राउंड ऑफ कर दिया, तो जो भी 5.7 जो आ रहा था उसको 8 बना दिए हैं। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसमें रख लेता हूं। तो अब हम किसी भी तरीके की वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम फ्लोट की जगह पे डबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डबल होता है वो और फ्लोट दोनों हमारा रियल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अब डबल मैंने लिया तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, %lf, और यहां भी डबल है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %lf हो जाएगा, और यहां डबल है तो %lf, तो क्योंकि डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है lf। अब हम इसको प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखिए 2.1 5.67, तो हमारा आंसर एग्जैक्टली सही आता है। तो हम लोग जो डेटा टाइप है फ्लोट के थ्रू भी फ्रैक्शनल वैल्यू को इनपुट करते हैं, डबल के थ्रू भी फ्रैक्शनल वैल्यू को इनपुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बस दिक्कत ये हो रही होगी कि अगर हम डबल टाइप के 3 वेरिएबल लेंगे तो एक वेरिएबल हमारा 8 बाइट स्पेस कवर करता है, तो टोटल वेरिएबल होगा हमारे 3, तो 8 इंटू 3 यानी कि ये हो जाएगा 24 बाइट स्पेस कवर करता है। जबकि अगर हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे तो एक वेरिएबल हमारा 4 बाइट कवर करता है, तो 3 कवर करेंगे 12 बाइट। तो फ्लोट और डबल का ये फर्क होता है कि अगर हम डबल डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो जस्ट हमारे प्रोग्राम का साइज डबल हो जाना, और अगर हम फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का साइज हाफ रहने वाला है। तो उम्मीद है ये डिफरेंट स्टाइल्स प्रोग्रामिंग के आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।